अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोग जब स्टोरी सुनते हैं तो मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये भी एक सदका जारिया है, एक नेक अमल है। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो किसी को पसंद नहीं होते, जिस तरह घोस्ट हंटिंग, कोई पसंद करता है, कोई जिन्नात से डरता है, नहीं लाइक करता, और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स पे शोज़ होते हैं। तो आप भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते, लेकिन स्टोरी के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी फैमिली के वो लोग स्पेशली जो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, किसी मुसीबत में हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो एंग्जाइटी पेशेंट थे, उनको मैंने स्पेशल कहा कि आप ऑफ कैमरा स्टोरी सुना करें। और उन एंग्जाइटी पेशेंट ने जब ऑफ कैमरा स्टोरी सुनना शुरू किया तो वो कहते हैं ऐसी लत पड़ गई है कि अब हमारी एंग्जाइटी भी ठीक हो गई है। वो लम्हे जिस वक्त हम ऑफ कैमरा स्टोरी सुन रहे होते हैं तो हमारी परेशानियां, दुख, मुसीबत, बीमारी, जो अहम बीमारी है एंग्जाइटी, वो भूल जाती है। तो वो लोग जो दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, किसी टेंशन में हैं, तो जब आप उनको कहानी का लिंक सेंड करते हैं कि यार ये स्टोरी सुनो, और वो अपने कानों में हेडफोन लगा के जब उसको सुनते हैं तो वो लम्हे, वो अपने दुख, मुसीबत, परेशानी को भूल के अगर कहानी सुन रहे हैं तो उसमें आपका भी एक नेक अमल शामिल हो गया, आपका भी सवाब लिखा गया कि आपने वो उनका आधा घंटा, 1 घंटा अच्छा जो गुजरा, आपकी वजह से गुजरा, आपने उनको इसलिए वो स्टोरी भेजी कि वो भी इतनी देर अपने दुख, मुसीबत, परेशानी, टेंशन और बीमारी को भूल सकें। इसलिए इस वीडियो को स्पेशली जो ऑफ कैमरा स्टोरी है, मैं राज का या बाकी प्रोग्रामों का नहीं कहता, स्पेशली इसका कहता हूँ, इसको ज़रूर सेंड किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इसको सुनते हैं तो वो कहते हैं इतनी देर हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, ज़िंदगी की परेशानियों को हम भूल जाते हैं। आज की जो कहानी है उनका नाम भी मैं उनकी ख्वाहिश पे तब्दील करने जा रहा हूँ। उनका नाम है आसिया बानो, कह देते हैं, फ़र्जी नाम है, मैं बानो रख देता हूँ, बानो रख देते हैं, आसिया बानो, बानो मैं उनको मुखातिब करूँगा। बानो कहती हैं कि जब हम छोटे से थे तो हमें होश संभाला, बहन भाइयों में बहुत प्यार और मोहब्बत था, वालिदैन ने परवरिश बहुत अच्छी की, और हम जिस घर में रहते थे ये एक सरकारी बहुत बड़ा घर हमें मिला हुआ था। वालिद साहब यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे, बहुत बड़ी पोस्ट पे फाइज थे। उस बड़ी पोस्ट पे होने की वजह से उनको सरकारी तौर पे एक बहुत बड़ा घर मिला हुआ था, और वहीं पे ही उनको एक प्लाट सरकार की तरफ से दिया गया। उस वक्त दिया गया जिस वक्त, अच्छा उन्होंने कहा है कि कोशिश करें मकामात भी ना बताएं, पाकिस्तान की स्टोरी है लेकिन पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, मैं ये भी नहीं बता रहा, तो किसी एक सूबे की ही है। तो वहाँ पे जिस वक्त उनके वालिद साहब यूनिवर्सिटी में एक बड़ी पोस्ट पे फाइज थे, और उनको जब रिहाइश तो दी हुई थी, सरकार ने घर भी दे दिया, तो घर इस ऐसी जगह पे था कि बीच में रोड था, रोड के एक साइड पे यूनिवर्सिटी थी, और यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी की ही ज़मीन थी। वहीं पे तकरीबन 2-3 घर पहले भी बने हुए थे, और जब इनके वालिद साहब को ये प्लाट दिया गया तो उस वक्त फैसला वो कर चुके थे कि बेहतर है कि अभी ही घर को बना लिया जाए, इस प्लाट को इस्तेमाल कर लिया जाए। जिस जगह पे ये बहुत बड़ा एरिया था वहाँ पे अगर 2-3 घर बने हुए थे तो वो साथ साथ नहीं थे, एक इस कोने पे था, एक वो दूर था, एक वो दूर था। अब तो आबादी है, उस वक्त इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। वहीं पे उस यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान भी था। एक साल के अंदर वो कहते हैं वालिद साहब ने उस घर को मुकम्मल करवा लिया। अब हम खुश थे, हम अपने घर में शिफ्ट होने लगे थे, और उस सरकारी घर से, जो वो भी बहुत अच्छा था, बंगलो था बहुत बड़ा, उससे हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। इसके 2 पोर्शन थे, एक नीचे और एक ऊपर वाला पोर्शन। बानो का कमरा जो उसके हिस्से में आया वो नीचे वाली साइड पे था, बाकी दोनों बहनों और भाई इसी तरह ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए। अब ये एक बहुत बड़ा घर था जिसके गेट से आप दाखिल होते तो डबल स्टोरी था, और उसकी बैक साइड के ऊपर उन्होंने लॉन बनाया था, बहुत बड़ा लॉन। ये काफ़ी बड़ा प्लाट था जिस पे घर बना था। इनके वालिद साहब को
बागबानी का बहुत शौक था। बहुत कम रह गया ये शौक जब पौधों से प्यार किया जाता था, इश्क होता था उनको। पानी देते हुए लोग पौधों से बातें करते थे। और पौधों के बारे में कहा जाता है कि जब पौधों को आप पानी दे रहे हैं और उनसे बातें भी करें तो वो महसूस करते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपकी बातें सुन रहे हैं। तो वालिद साहब को क्योंकि शौक था तो वालिद साहब से 2 बेटियों के अंदर भी ये शौक ट्रांसफ़र हुआ। उनको भी बागबानी का बहुत शौक था। यूं वो जो पीछे सहन था वहाँ पे जो दरख्त लगाए गए उसमें आम के दरख्त, चीकू का दरख्त, लीमू का दरख्त और जामन के दरख्त लगाए गए, जहाँ पे फूल पौधे और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें लगाई गई। फूल तो हमेशा लॉन में लगाए जाते हैं, वहीं पे ये फलदार दरख्त भी लगाए गए, जामन, चीकू, लीमू और आम के दरख्त। और यूं बाप के साथ ये दोनों बहनों, बानो और उसकी दूसरी बहन भी जाके बहुत ख्याल रखती उन छोटे पौधों का जो इस ख्वाहिश पे लगाए गए थे कि एक दिन ये जवान दरख्त बन जाएंगे। और यूं उस फैमिली ने उस घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां पहले भी पूरी हो रही थी अब से फिर से शुरू हो गई। हम लोग एक दिन लॉन में बैठे हुए थे, सारी फैमिली, रात का टाइम था और सारे बैठे बातें कर रहे थे। वहीं पे हमें ऐसा लगा जैसे बिल्कुल करीब कोई बच्चा है और फुटबॉल लेकर खेल रहा है। फुटबॉल से खेलने का एक तरीका ये होता है कि अगर कोई अकेला खेलता है और उसके हाथ में फुटबॉल हो और उसको पकड़ के ज़मीन पे मारता है तो वो जो ठप्पा लगता है, ज़मीन पे फुटबॉल टच होती है तो उसकी एक गूंज, एक आवाज़ पैदा होती है। और फुटबॉल ज़मीन से टच होकर जब ऊपर आती है तो आप उसको फिर से पकड़ लेते हैं और फिर ज़मीन पे फेंकते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, ज़मीन पे फेंकते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, ज़मीन पे फेंकते हैं। ऐसा ही था कि कोई फुटबॉल को ज़मीन पे फेंकता था और पकड़ लेता था। फ़र्क ये था, सब फैमिली जो वहीं पे बैठी हुई थी इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतनी क्लियर आवाज़ है क्योंकि जिस जगह पे ये घर बनाया गया था इर्द गिर्द तो वीरानी ही वीरानी थी। तो रात के इस पहर कौन था जो इस वीरानी के अंदर खेलने आ गया था? अगर वो घर से बाहर था तब भी समझ से बालातर था कि वो रात के इस पहर हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है, और घर के अंदर था तो नजर क्यों नहीं आ रहा था। वालिद साहब और वालदा भी बैठे थे तो वालिद साहब की तरफ ऐसी नज़रों से बच्चों ने देखा जिसमें वो सवाल पूछ रहे थे, पापा ये क्या है? तो उन्होंने बच्चों से कहा कुछ नहीं है, ये ऐसे महसूस होता है बाजू का जैसे कोई खेल रहा है, ये लेकिन छोड़ो आप लोग बातें करो। और वो बातों में उन्होंने बच्चों को मशगूल इसलिए कर लिया कि उनकी तवज्जो इस जगह से हट जाए। वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी और इंतहाई तहज्जुद गुजार थे, और जब वालिदैन इस तरह हों तो उन अपनी औलाद के अंदर भी नमाज की बाकायदगी और तहज्जुद गुजारी पैदा करते हैं। यूँ बच्चे भी बहुत इबादत गुजार थे। वहीं पे अक्सर उनकी एक नानी जो काफ़ी बूढ़ी थी वो रहने के लिए आती थी। वो माशाल्लाह बहुत अमीर थी, उनकी अपनी कोई 60-70 गाय भैंसें बकरियां थीं। वो इस उम्र में भी बहुत हशाश बशाश थी, हाँ सिवाय इसके कि उनकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थीं, लेकिन अभी भी वो अपने काम सारे खुद करती थीं। उनका जो घर था, बच्चे कहते जब हम जाते तो हैरान होते देखते कि नानी खुद एक्टिव रहती थी, इतनी अमीर भी थी, सब कुछ भी था, नौकर चाकर, उसके बावजूद अपने काम काज खुद इसलिए करती थी कि अगर मैं बैठ गई तो फिर रह जाऊंगी, मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है। वो मक्खन खाती थी, दूध पीती थी, दही खाती थी, जो आज तो 40 साल के बाद कहते हैं नहीं इस तरह की कोई चीज़ नहीं खानी। वो उस उम्र में 80-85 साल की उम्र में भी वो तमाम चीज़ें खा रही होती थी। मक्खन तो उनकी फेवरेट ग़िज़ा थी। दूध, मक्खन, लस्सी, दही, देसी घी वो इस्तेमाल करती थी। मैंने भी अपने बुज़ुर्गों में से बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं जो एंड तक जब तक ज़िंदा रहे ऐसी खुराकें इस्तेमाल करते थे। देसी घी, मैं अक्सर वाक़या अपनी वाइफ को सुनाता हूँ, हमारे घर में हमेशा देसी घी होता था और एक दफ़ा देसी घी ख़त्म हो गया तो मुझे घर वालों ने, छोटा सा था, मुझे कभी काम नहीं कहा था, तो उस दिन इमरजेंसी पड़ गई तो मुझे घर वालों ने कहा कि ये डालडा घी ले आओ।
तो यकीन मानिए मैं नहीं गया था, और गया था और शॉप के बाहर खड़ा होकर वापस आ गया था। वो कहा क्यों नहीं लेके आया? मैंने कहा मुझे शर्म आती है। वो कहते किस बात की? मैंने कहा मेरे दोस्त या किसी ने देख लिया तो कहेंगे ये डालडा घी खाते हैं। यानी डालडा घी खाना इतना बायस शर्म समझा जाता था कि देसी घी से ये लोग डालडा खा रहे हैं। तो मैं नहीं लेके आया था। तो खैर वो देसी घी ही अरेंज हो गया था। ये रहा है पाकिस्तान में कि डालडा घी लाना शर्म आती थी कि क्या कहेंगे मेरे दोस्त, ये डालडा घी खा रहे हैं। ऐसा सीन होता था। खैर वो जो नानी थी, नाम तो उन्होंने भी नहीं बताया, तो लफ्ज़ नानी ही इस्तेमाल कर लेते थे। नानी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करने वाली, बातें करने वाली, इखलाक वाली, लेकिन सेहतमंद। वो अक्सर इनके घर आती और ऐसा ही हुआ, नानी भी मिलने इनके घर आ गई। मानो बताती हैं कि वो एसी की आदी नहीं थी। वो कहती थी मुझे एयर कंडीशन के आगे नहीं सोना, मुझे आपके फ्रिज का पानी नहीं पीना, मुझे दूध पीना है, मुझे उसी तरह मक्खन खाना है। और वो तमाम अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती, बच्चे और ना खा रहे होते, नानी वो कहती हैं अपना अरेंज कर लेती, मक्खन भी निकाल लेती, खुद भी खाती, बच्चों के लिए भी फ्रिज में रख देती, ये लो मक्खन खाओ। कोई खाता कोई ना खाता। 2-3 दिन जब वो आके रही तो कहती मैं क्या इधर बोर हो रही हूँ, आके बैठ गई हूँ, करने को काम ही नहीं है। तो उन्होंने झाड़ू उठाया और बाहर उस लॉन वाली साइड पे, जहाँ पे वो जो अब बड़े बड़े दरख्त हो रहे थे, फुल बड़े तो नहीं हुए थे, जिनके पत्ते गिरते थे और पत्ते गिर के खुश्क हुए थे, उन्होंने झाड़ू उठाया और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। रोका गया उनको, लेकिन वो जानते थे कि वो किसी की बात नहीं सुनेगी, वो एक्टिव रहना चाहती हैं, काम के बगैर वो बैठ नहीं सकती, और कुछ घर में काम करने वाला नहीं था। तो उन्होंने 2 काम अपने जिम्मे ले लिए थे। एक तो वो मट्टी का घड़ा मंगवा चुकी थी, पानी पीने के लिए, फ्रिज का पानी नहीं, मट्टी का घड़ा था। उस घड़े को वो खुद से उठाती, इस उम्र में भी उसके अंदर पानी भरती, और पानी भर के उसका एक स्टैंड बनाया हुआ था दरख्त के नीचे, वहाँ पे रखती, उसके ऊपर उसका ढक्कन रखती और एक कपड़ा सा डाल देती, और उसी घड़े का ही पानी पीती कि मुझे ये मसनूई फ्रिजों के पानी नहीं पीने। अब वो इसी तरह मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहती कि एक दिन बानो कहती है वो अम्मी के पास आई, नानी अम्मा, और अम्मी को कुछ पैसे दिए। अम्मी ने पूछा ये क्या है, ये कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा बस ये रख लो चुप करके। अम्मी ने कहा नहीं है, आपको पता है रब का दिया सब कुछ है, ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इस मौके पे कोई इवेंट भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, कोई मुबारकबाद के होते हैं, कोई मतलब ईद या कोई इस तरह होता है तो वो तो भी समझ जाती है, तो आप मुझे इस तरह पैसे दे रही हैं, क्या वजह है? उन्होंने बस चुप करके रख लो। काफ़ी पूछने पे भी उन्होंने ना बताया और उन्होंने पैसे रख लिए, और इसी तरह फिर कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ पैसे उन्होंने उनको दे दिए। फिर से उन्होंने पूछा कि आप मुझे पैसे दे रही हैं, क्या हुआ है? आपने पहले भी दिए थे, मैंने रख दिए हैं, इस्तेमाल नहीं किया कि आपके आपको वापस कर दूंगी, आप दोबारा से मुझे पैसे दे रही हैं, क्या हुआ है? फिर भी उन्होंने ना बताया और पैसे दे दिए। कुछ दिनों तक इस तरह चलता रहा। जब तीसरी दफ़ा फिर से पैसे देने लगी तो माँ ने बिठा लिया नानी अम्मा को और कहा आप मुझे बताइए प्लीज़ क्या है, मैं परेशान हो रही हूँ, कुछ तो है जो आप बता भी नहीं रही हैं और तीसरी दफ़ा मुझे पैसे दे रही हैं। तो नानी अम्मा ने बताया, मैं बताना नहीं चाह रही, लेकिन बात यह है कि जो लॉन है आपका, जहाँ पे दरख्त हैं, वहाँ पे पत्ते गिरे होते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ पे जाके झाड़ू लगाऊं। चलो इस बहाने काम में लगे रहूँगी। तुम्हारे बहुत ज़्यादा इसरार पे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब पहले दिन मैं झाड़ू लेके वहाँ पे काम करने के लिए गई तो वो जो दरख्त तुम्हारा फलाम वाला लगा हुआ है उसके नीचे जो पत्ते थे, जब मैंने पत्ते को झाड़ू से हटाया तो उसके नीचे पैसे पड़े हुए थे। मैं समझी शायद किसी के गिर गए होंगे, क्या होंगे, तो मैंने उठा के इस अंदाज में रख लिए कि तुम्हें वापस तुम्हें दे दूंगी कि एक बच्चों में से, क्योंकि इर्द गिर्द तो तुम्हारे कोई घर है नहीं, आप लोग ही रहते हो, तो आपकी फैमिली में से किसी के गिरे हैं। चलो हमसाए होते तो बंदा सोचता है हमसाए के गिर गए। लेकिन जब दूसरे दिन भी मैं झाड़ू लगा रही थी तो उस दरख्त के नीचे नहीं, एक और दरख्त के नीचे मुझे कुछ और पैसे मिले। दूसरी दफ़ा जब मुझे मिले तो मैं हैरान ये हुई कि कल तो चलो मिले थे, किसी के गिरे पड़े होंगे या उड़ के आ गए होंगे, ऐसा होगा, आज किसके हैं? खैर मैंने पत्ते हटाए और पैसे फिर भी उठा लिए, ये सोच के कि तुम्हें दे दूंगी। अब मैंने उस पूरे लॉन को झाड़ू लगा के अपनी तरफ से साफ कर दिया। अब कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पे पत्ते पड़े हों। जब हर जगह से पत्ते हटा दिए गए, लॉन बिल्कुल साफ था,
और तीसरे दिन मैं फिर आई, थोड़े बहुत जो पत्ते गिरे थे उनको मैं अपनी टाइम पास करने के लिए जब झाड़ू लगा रही थी तो फिर तीसरे दिन मुझे पैसे मिले। और ये जो पैसे थे, आज तीसरा दिन था, मिल रहे थे कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 70 रुपये, इस अंदाज में मिल रहे थे। तो मैंने वो तीनों दिन जो पैसे मिले थे जो रखे थे उठा के तुम्हें दे दिए, तुमने पूछा मैंने नहीं बताया। फिर इस तरह दूसरी दफ़ा भी मैं इकट्ठे करती रही, यहाँ तक कि रोज़ाना मुझे पैसे मिल रहे थे तुम्हारे लॉन से। और मैं उस वक्त हैरान हो गई थी, तुम लोग परेशान ना हो जाओ, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी ये क्या है, मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ। लेकिन मैंने कहा मिल रहे हैं, अगर हम बुज़ुर्ग लोग हैं, बस सोचते हैं अल्लाह अगर जैसे भी देता है तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अल्लाह ताला दे रहा है, तो मैंने ये सोच के उठाती रही और रखती रही कि तुम्हें दे दूंगी। दूसरी दफ़ा जब तीसरी दफ़ा तुम्हें देने ही तुमने मुझे बिठा लिया है तो मुझे तुम्हें बताना पड़ा है कि तुम्हारे लॉन से झाड़ू लगाते हुए मुझे ये पैसे मिलते हैं। अम्मी ने पैसे रख लिए और अगले दिन जब वो झाड़ू लगा के वापस आई तो अम्मी ने नानी अम्मा से पूछा आज मिले? उनका जवाब था नहीं। और फिर उसके बाद कभी भी उस लॉन के अंदर उनको पैसे नहीं मिले। दूसरा जो उनके साथ वाकया हुआ, वो अपने उसी घड़े को जिस तरह पानी के लिए भरती थी, रोजाना की बुनियाद पे नया पानी उसके अंदर भर देती थी और उसी में से पानी पीती रहती थी। ये एक मिराज की रात थी। वाकयात में आगे पीछे कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने वाकयात भेजे हैं। जिनके घरों में ये वाकयात हुए होते हैं उनको एक एक पल याद होता है, एक एक वाकया याद होता है। मुझे याद करने पड़ते हैं तो इसलिए मैं वाकयात आगे पीछे कर जाऊँ तो उसके लिए माजरत हुआ हूँ। शब मिराज थी, सारे उस रात इबादत में मसरूफ़ थे, खाना खा चुके थे और नानी अम्मा भी तकरीबन अब सोने ही वाली थी। शाम के टाइम ही वो अपना वो मट्टी का जो घड़ा है सोच रही थी मैं भर लूं, लेकिन इधर उधर कामों में इस तरह मसरूफ रही उस दिन के अपने घड़े को ना भर सकें। ये ईशा का टाइम था। ईशा की उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद कहा ओहो मैं घड़ा तो भरना भूल गई, ये ना हो सुबह पानी ही ना हो। रात को उनका घड़ा ठंडा हो जाता था। वो उठी हैं, उसके अंदर जो पानी था वो गिरा देती थी, ताज़ा पानी रोज़ भरती थी। रात सारी वो पानी जो उस घड़े के अंदर रहता था सुबह तक वो ठंडा हो चुका था। उन्होंने पूरे घड़े को खाली किया और जाके जिस तरह पानी भरती थी उन्होंने पानी भरा और पानी भर के उस घड़े को अपनी जगह पे लाकर रख दिया। जब वो पानी भर के ला रही थी तो वो पानी उछल भी रहा होता था, थोड़े थोड़े छींटे बाहर भी गिरते थे। उन्होंने पानी को वहीं पे रख दिया और जब उसका ढक्कन रखने लगी तो देखा ढक्कन नहीं है, तो वो ढक्कन ढूंढना शुरू हो गई, इसका ढक्कन कहाँ गया, यहां तो रख के गई थी मैं। इधर उधर ढक्कन ढूंढती नहीं तो देखा ढक्कन वो सामने रखा हुआ है। अब आंखें इतनी उनकी थी नहीं कि बहुत दूर से और इस तरह की चीजें देख सकें, फिर भी वो ढूंढते ढूंढते जब करीब गई तो एक जगह से उनको ढक्कन मिल ही गया। उन्होंने वो ढक्कन उठाया और ढक्कन ला के जैसे ही उस घड़े के ऊपर वो ढक्कन रखने लगी तो उनकी निगाह पड़ी तो वो चौंक गई। उस घड़े के अंदर पानी नहीं था, बल्कि उस पानी की जगह पे दूध था, सफेद लिक्विड, सफेद पानी। वो एकदम हैरान हुई, ये क्या है, पानी खराब हो गया, ये क्या हुआ है आज घड़े में। लेकिन उनको महसूस हुआ खुशबू तो दूध की आ रही है। उन्होंने वहीं से ही गिलास भरा पानी का कि मैं चेक तो करूं, जिस तरह बुजुर्ग चेक करते हैं पी के सूंघ के। उन्होंने उसमें से पानी निकाला, उसको सूंघा, ये तो दूध की खुशबू है। उन्होंने उसका घूंट भरा, बेहतरीन खालिस दूध था। उन्होंने पूरा वो गिलास पी लिया। ऐसा जबरदस्त बेहतरीन खालिस दूध था जो अपनी भैंसों का पीती थी। तो उन्होंने जल्दी से वो ढक्कन उसके ऊपर वापस रखा और भागती हुई अंदर पहुंची। सब इबादत में मसरूफ थे। जैसे कैसे उनको बुलाया, शोर पैदा हुआ तो सारे इकट्ठे हो गए। नानी अम्मा क्या हुआ है, सब खैर है? कहा बाहर आओ। जब सारे उनके साथ बाहर पहुंचे तो पूछा अब बताइए क्या हुआ। तो कहा घड़े को चेक करो। उन्होंने ढक्कन उठाया तो घड़े के अंदर पानी था। उन्होंने कहा इसके अंदर तो पानी है। तो वो खुद भी चौंक गई और कहा ये नहीं हो सकता, ये घड़ा दूध से भरा हुआ था।
मैंने इसमें खुद ही पानी भरा है। आज मैं लेट हो गई थी, लेकिन जब मैंने पिया है तो ये दूध से भरा हुआ था। और जब उस गिलास को उठा के देखा गया जिससे उन्होंने पिया था, तो इस गिलास में वाकई दूध था। वो गिलास बता रहा था कि इस गिलास में दूध पिया गया है। तभी बानो कहती है, मेरी वालिदा ने कहा, आप शायद अगर हम सबको ना बताती तो ये दूध ही रहता। आपका गिलास बताता है कि आपने दूध पिया है, लेकिन जिस तरह आप सबको बुला के ले आई हैं तो शायद हो सकता है वो जो जिन्होंने दूध रखा था वो पानी बना दिया है। यूं सब वापस चले गए, लेकिन सबके दिल में एक बात आ चुकी थी। वालिद साहब ने पहले दिन जब फुटबॉल कोई खेल रहा था और आवाज़ आ रही थी, तब भी कह दिया था, छोड़ो इसको, आप अपने काम करो। तभी आगे चल के वालिद साहब ने कहा था, अल्लाह की मखलूक है, नेक मखलूक है, हर जगह पे रहती है, उसका हर जगह पे बसेरा है। कभी इनके बारे में सोचना मत, कभी इनसे परेशान मत होना, कभी इनकी टेंशन मत लेना, अपने काम से काम रखना, सोचना भी ना। तो इसलिए ये घर वाले उनको सोच भी नहीं रहे थे। नानी अम्मा आती और चली जाती, रहती चली जाती, ये वाकयात तो उनके साथ हो चुके थे। जो अगला उनके साथ वाकया हुआ, फिर वो जब रहने के लिए आई तो उन्होंने कहा, मुझे एसी वाले कमरे में नहीं सोना। मानो कहती है, जो मेरा कमरा था वो इस अंदाज का था कि उसकी 3 खिड़कियां थीं, 3 एतराफ में खिड़कियां थीं, और जब उन खिड़कियों को खोल दिया जाता तो ऐसी वेंटिलेशन होती, ऐसी ज़बरदस्त हवा क्रॉस होती कि एसी चलाने की ज़रूरत भी ना होती। बड़ा ठंडा हो जाता कमरा, क्योंकि सामने लॉन था, दरख्त लगे हुए थे। तो उनको उस दफ़ा गर्मियाँ थीं तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ रात को सोऊंगी। उनको वहाँ पे लिटा दिया गया और पंखा उन्होंने कहा सिर्फ ठीक है, मुझे चला दिया जाए, इससे ज़्यादा एसी वगैरह नहीं चाहिए। खिड़कियाँ खोल दी गई। रात का कौन सा पहर था, वो सोई हुई थी कि एकदम से उनके कान में आवाज आई है, चलते हुए पंखे के अंदर किसने अपना हाथ दे दिया है। ठा की आवाज आई और पंखा रुक गया, और उन्हें आंख खोली और सामने पंखे की तरफ देखिए, पंखा रुका हुआ है। वो आवाज भी उनको अंदाजा हो गया था, इस पंखे की तरफ से आई। पंखे की तरफ देखा, वो रुका हुआ है, ये क्या हुआ था। और उसी लम्हे पंखा दोबारा चलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली कि मैं सो जाऊं, पंखा रुक गया होगा। अभी आंखें बंद ही की थी कि फिर इस तरह आवाज आई, ठा, और उसी लम्हे उन्होंने आंखें खोली तो पंखा रुका हुआ था। और देखते ही देखते पंखा फिर से चलना शुरू हो गया। इस बार उन्होंने दोबारा आंखें बंद नहीं की, पंखे की तरफ देखना शुरू हो गई, ये क्या हो रहा है पंखे को। कुछ देर पंखा चलता रहा और उसके बाद किसी ने फिर से क्लियर उन्होंने देख लिया, एक हाथ था और वो हाथ पंखे के अंदर दे दिया। लड़के खड़े हुए थे वहीं पे और वो अपना हाथ पंखे में देते थे। पंखे में जब उनका हाथ टच होता था तो ठा की आवाज़ आती थी और पंखा रुक जाता था, और जब वो अपना हाथ बाहर निकालते थे तो पंखा चल पड़ता था। उसी वक्त उन्होंने आवाज़ें देनी शुरू कर दी। साथ सोए हुए उठ के आ गए, क्या हुआ नानी, सब खैर है ना। कह रही रोको इनको, ये कौन है, कौन आए हुए हैं तुम्हारे घर में। पूछा कहाँ, कह रही ये सामने। कहाँ सामने। तो खुद भी ऐसे देखना शुरू हो गई कि सामने कहाँ। उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा अभी यहाँ पे खड़े थे, लड़के खड़े थे, पता नहीं कौन है, मेरे पंखे में ऐसे हाथ देते हैं और पंखा रुक जाता है, फिर हाथ निकालते हैं, पंखा चलना शुरू करते हैं। 2-3 दफ़ा मैंने इनको करते हुए देखा है। मैंने तो इसलिए तुम लोगों को आवाज़ें दी हैं कि कौन है भाई ये। अब सब हैरान हो गए कि ये वाक़ियत एक बड़ा वाक़या था जो इस घर में हो रहा था। कोई इस तरह पंखे के अंदर हाथ दे रहा था, और नानी इस तरह किसी पे झूठ नहीं बोल सकती थी। माना उनकी आंखें कमज़ोर थीं, लेकिन इतनी भी नहीं थीं कि देख ना सके, वो चलती फिरती काम करती थीं। तो नानी को कहा गया, नानी नींद में होंगी, आपकी आंखें भी तो थोड़ी सी कमज़ोर है ना, ऐसे महसूस होता है कि कोई हाथ दे रहा होगा नहीं, आपका थोड़ा सा वहम होगा। इस तरह उनको कवर करने की कोशिश की गई और उनको सुला दिया गया। लेकिन तकरीबन हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि तुम लोगों की बातों में मैं चुप तो कर गई हूँ, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे कमरे में उसी तरह पंखे में लड़के आते हैं और पंखा में हाथ देते हैं। मेरा एक दफ़ा वहम हो, मेरी आंखें माना कमज़ोर हैं, दूसरी दफ़ा मेरा वहम हो, तीसरी रात मेरा वहम हो, मैं तो सोई होती हूँ, मुझे बाकायदा तौर पे ठा की आवाज़ से आंख खुलती है और जब मैं देखती हूँ बाकायदा किसी ने हाथ दिया हुआ होता है।
कैसे लड़के हैं नानी, पूछा गया। नानी ने कहा शलवार कमीज़ें पहने होते हैं, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल लड़के होते हैं, उसी तरह स्टूडेंट, जिस तरह पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उसी तरह के स्टूडेंट लड़के, नौजवान किस्म के पढ़ाकू बच्चे जिस तरह के होते हैं, वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और अपने हाथ इस तरह शरारत कर रहे होते हैं, मेरी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा होता। तो नानी आपने कभी उनसे कोई बात नहीं की? कहती हाँ मैंने उनको कहा है। क्या कहा है? मैंने उनको कहा ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो मेरे पंखे के साथ? तो उन्होंने एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कि मैं कुछ भी कहती रही, वो इसी तरह खेलते हैं, पंखे में हाथ देते हैं और चले जाते हैं। घर वालों ने इस बात को भी इसी तरह लिया कि नानी हैं और बुजुर्ग भी हैं, मतलब अंदाज़ा भी था इस घर के बारे में, लेकिन फिर भी कि ये एक बहुत ज़्यादा है नानी जो बता रही है कि मुसलसल हो रहा है। नानी ने कहा मैंने इस कमरे में सोना ही नहीं है। उनका कमरा शिफ्ट कर दिया गया, एक और जगह पे उनको लिटा दिया गया। लेकिन जब वो सुबह उठी हैं उस रात सो के, तो उन्होंने उठते ही मानो कहती है मेरी बहन को कहा बात सुनो, इधर आओ। पूछा जी नानी रात कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं, क्या मतलब? उन्होंने कहा रात तुमने बुर्का पहना हुआ था और मैं हैरान हो गई कि ये बुर्का कब से पहनने लगी, तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी है, तुमने मुड़ के मेरी तरफ देखा है, तुमने कहा जी नानी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो रात के इस पहर? तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बूढ़ी हो और दरवाजे से बाहर निकल गई हो जो सामने दरवाज़ा जाता है। अब सारे हैरान हो के नानी की तरफ देखें और मानो कहती है मेरी बहन की तरफ। वो भी अपने कमरे में अकेली रहती थी। अब बात इस अंदाज में होगी कि क्या वाकई रात को गई है या नानी का वहम है। उसने कहा नानी मैं रात को बुर्का पहन के क्यों जाऊंगी, मैंने अगर जाना ही है तो बुर्का पहनने की क्या जरूरत है। नानी कह रही है मुझे क्या पता, मैं तो वो बात कर रही हूं जो मैंने तुम्हें देखा है, तुमने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का पहन के तुमने मेरी तरफ कहा है जी नानी और बाहर गई हो। अब इस बात को इस तरह खामोशी से सबने सुन लिया कि अब क्या कहें। नानी ने ये वहम है उसी तरह जिस तरह कोई पंखे में हाथ दे रहा था, या ये गई हैं, बात इस अंदाज में हो गई थी कि देखते हैं इसको। अगले दिन सारे अपने कामों में मसरूफ हो गए और फिर नानी उसी जगह पे सोई और उठते ही दूसरी बहन को कहा अब तुम कहां गई थी बुर्का पहन के? अब फिर सारे परेशान हो गए कि नानी क्या हुआ। उसने कहा ये रात आई है बुर्का पहन के, इसने डिस्पेंसर से पानी पिया है और जब ये पानी पी रही थी तो मैंने इसको कहा कौन है, तो इसने मुड़ के मेरी तरफ देखा है। कैसा बुर्का पहना था? काला सा बुर्का पहना था, वो जो औरतें कराची वाली पहनती हैं, आगे से वो ऐसे डाल देती हैं और पूरा जिसमें लपेटा होता है, इस तरह का लंबा सा बुर्का पहना हुआ था। और ये थी, कल ये थी। और मैंने कहा कहाँ जा रही हो? इसने भी कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बाहर निकल गई है। उन्होंने कहा नानी आपको तो बहुत कम नजर आता है, आपने कैसे पहचान लिया? कहती नहीं मैं तो इसको क्लियर देखा है, जब ये आई थी लाइट जल रही थी, इसने लाइट जलाई हुई थी, तभी तो मेरी आंख खुली है। अंधेरे में मुझे नींद आती है, लाइट जली हुई थी तभी मैंने देख लिया, कल ये थी, आज ये थी, कल रात ये थी, परसों रात ये थी। अब सबको अंदाजा हो गया कि इसका मतलब है लड़कियों में से कोई भी नहीं जा रही बुर्का पहन के नानी को कोई इस तरह अपना वजूद महसूस करा रहा है। अब ये जो वाकयात जो हो रहे थे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, वक्फे वक्फे से हो रहे थे, लेकिन घर के अंदर ये बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे थे। भानु कहती है कि जब मैं छोटी थी, भानु के साथ भी बहुत सारे वाकयात हुए, ये नानी के वाकयात बताएं उस घर के, कि मैं जब लॉन में काम कर रही होती या खेल रही होती तो क्लियर महसूस होता कि कोई लॉन के अंदर फुटबॉल खेल रहा है। ठक 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 फुटबॉल ठप्पा लगाती है, जब ज़मीन पे उसकी आवाज़ पैदा होती है। फुटबॉल कहीं पे भी आप आंखें बंद करें और कोई फुटबॉल ज़मीन पे फेंकेगा तो आप समझ जाएंगे ये फुटबॉल है, कोई जो ज़मीन पे फेंक के कैच कर रहा है। ऐसा बहुत दफ़ा सुना और इसको सब सुन चुके थे। अब ये तो सबको अंदाज़ा था कि इस घर में ऐसा कुछ तो होता है, लेकिन किसी को नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। यहां तक कि मिराज की रात को दूध भी पिलाया गया, घड़े में शो कराया गया और पिलाया गया। वक्त इस तरह गुजरा, मानो कहती है मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और एक रात तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए
मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे नमाज़ पढ़ती थी। उस रात मैंने फ़ैसला किया, कॉरिडोर था, कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पे सामने लॉन था पीछे वाला, लेकिन वो जो जगह थी वो लॉन से थोड़ी सी ऊंची थी। वहाँ मैंने मुसल्ला बिछाया, सुबह का टाइम है, मैं यहाँ नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरे सामने वो टैंकी थी जिसमें पानी होता था, बाहर लॉन को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, उनके लिए एक अलग से टैंकी बनी हुई थी। उसके अंदर नलका लगा हुआ था जिसको हम खोलते थे और पानी देते थे। मैंने अपना मुसल्ला बिछाया, रात का टाइम। तहज्जुद एक ऐसा टाइम होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जितनी भी नमाजें आप पढ़ते हैं, तहज्जुद की जो नमाज है ये आप डायरेक्ट अपने रब से मुखातिब होते हैं। आपका रब जानता है कि अपनी नींद को दूर रख के मेरे इस बंदे या बंदी ने मुझसे राब्ता किया है। उस वक्त जब आप अपने रब से हम कलाम होते हैं, जो बात गिड़गिड़ा के मांगते हैं बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, कबूल होती है। इसलिए कहते हैं तहज्जुद की बहुत अहमियत है। वो कह रही मैं आई, मैंने अपना मुसल्ला बिछाया और सामने एक लाइट तो जल रही थी लॉन में, क्योंकि अकेला हमारा घर था, अभी तक कोई इतने घर बने नहीं थे। एक इक्का दुक्का और कुछ घर बने थे, लेकिन ज़्यादा तादाद घरों की नहीं बनी थी, अभी भी वीरानी थी। वो कहती हैं मैंने सामने लॉन की तरफ देखा, सब कुछ अपनी जगह पे नॉर्मल उसी तरह था और मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे जैसे नमाज मुकम्मल हुई और मैंने दूसरी तरफ भी सलाम फेरा तो उसी लम्हे पानी चलने की आवाज़ आई। फौरी तौर पे मैंने आँख जो दुआ के लिए हाथ उठाने लगी थी, मेरी आंखें फ़ौरन उस तरफ गईं जिस तरफ से पानी की आवाज़ आई थी। तो मैंने सामने देखा लाइट जल रही थी, वो टैंकी जो बंद थी, जिसका नलका बंद था, उसका नलका खुल गया था और पानी बहना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा ओहो, पानी का नलका खुल गया, शायद लूज़ होगा या बंद नहीं हो सका या क्या हुआ। मैंने जल्दी से वहाँ से उठी, इसको बंद कर दूँ। सलाम तो मैं फेर चुकी थी। मैं गई और जाके उस नलके को बंद किया तो पता लगा नलका लूज़ नहीं है, ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद चल सके, हो गया होगा, ये समझा। और जब फिर अगली रात तहज्जुद की नमाज के लिए आई तो नमाज के दौरान ही वो नलका खुद से चल पड़ा। जब मैं नमाज शुरू करने लगी थी उस वक्त तक आवाज़ कोई भी नहीं आ रही थी, इसका मतलब है पानी नहीं चल रहा था, नलका बंद था। और जब मैं नमाज शुरू कर चुकी, नमाज के दौरान ही मेरे कानों ने नलका चलने की आवाज़ सुनी और जब मैंने सलाम फेरा तो देखा फिर से नलका चल रहा है और मैंने जाके फिर से बंद किया। तीसरी रात अब मुझे था कि नलका चलता है, पहली और दूसरी रात तो तवज्जो नहीं थी, तीसरी रात मुझे बिल्कुल था कि आज फिर कुछ होगा। मैं गई और मुसल्ला बिछा के पहले सीधी उसी नलके की तरफ गई, उसको अच्छी तरीके बंद कर दिया, कहीं लूज तो नहीं है, खुल तो नहीं सकता। तो मैंने जब बंद किया तो ऑलरेडी बंद था, लेकिन मुझे यह था कि खुद ब खुद नहीं खुल सकता। और मैंने अपनी नमाज शुरू की। मेरी नमाज के दौरान कोई भी आवाज़ ना आई। मुझे लगा कि अच्छी तरीके मैंने बंद कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। मैंने सलाम फेर लिया और जैसे ही मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए उसी लम्हे मेरे कानों ने आवाज़ सुनी नलका चलने की, पानी गिरने की आवाज़, और मैंने सामने की तरफ देखा तो नलका फिर से चल पड़ा था। आज बात ये क्लियर हो गई थी, अगर कोई खोलने के लिए आता तो इस वक्त मेरी आंखें उसको देख लेती। सामने कोई भी नहीं था और इतनी जल्दी कोई जा भी नहीं सकता था। और मैं उसी लम्हे समझ गई वही मखलूक जो हमें अपने इर्द गिर्द मौजूदगी का एहसास दिलाती है, वो नलके को खोल देती है। अब मैंने कहा क्या करूं, नलके को बंद करूं या चलता रहे तो पूरी टैंकी ज़ाय हो जाएगी और पानी ओवर हो जाएगा। फिर उस दिन मैं थोड़ी सी डरती गई, लेकिन जाके जैसे मैंने टैंकी बंद की और दौड़ लगा दी। उसके बाद फिर मैंने ऐसे किया, वहाँ उस जगह पे अपना मुसल्ला ना बिछाती, दूसरी जगह पे पड़ती। कभी कभी अगर वहाँ पे मुसल्ला बिछा भी देती तो फिर वो टैंकी चलती और मैं बंद कर देती। डर था भी सही, डर नहीं भी था। वाले साहब ने बताया था कि नहीं भी डरना, लेकिन एक कुदरती अमल है इंसान के अंदर खौफ का, वो खौफ भी रहता। वाले साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। वालदा जो एक मास्टर बेडरूम था जहाँ पे रहती थी, उन्होंने फैसला किया बेटे की शादी का, और मास्टर बेडरूम शादी के बाद बेटे और बहू को दे दिया। एक रात उस घर में नई हमारी भाभी आई थी, उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, ना कुछ ऐसा बताया गया था। वो सोई हुई थी, उनकी आंख खुली
उनके बेड पे किसी ने छलांग मारी थी, और जबकि बेड पे छलांग मारी थी उनको झटका लगा और उनकी आंख खुल गई कि ये क्या हुआ है। तो उसी लम्हे उन्होंने देखा जिसने बेड पे छलांग मारी थी उस वक्त तो वो नींद में थी, नहीं समझ सकी, लेकिन उसी लम्हे उसने दोबारा ज़मीन पे छलांग मारी, जैसे कोई बेड पे खड़े होकर ज़मीन पे कूदता है नंगे पाँव, ऐसे कूदा। फिर से हैरान हुई, ये कौन नीचे कूदा है। वो भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि फिर से कोई नीचे कूदा। और दूसरी दफ़ा जब किसी ने छलांग मारी तो उसने साथ लेटे शौहर को जगाया और कहा ये देखो। शौहर ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा ये देखो। और शौहर ने भी देखा कि कोई उनके बेड से नीचे की तरफ छलांग लगाता है, चढ़ने की भी आवाज़ आती है, कोई बेड के ऊपर चढ़ा है, बेड हल्का सा हिलता और फिर नीचे छलांग मारता। बेटा तो जानता था, इस घर में रहता था, लेकिन उसकी बीवी पहली दफ़ा इस घर में आई थी, उसको इन चीज़ों का नहीं पता था। वो शदीद डर गई। कोई नज़र जो नहीं आ रहा था उसके बेड पे चढ़ता और नीचे छलांग मारता, चढ़ता और छलांग मारता। वो डर गई और भाई भी उस दिन डर गया। उसने कहा उठो उठो उठो, और सीधे वो दोनों अम्मी के कमरे में चले गए, क्योंकि उस वक्त वो डरे। पहले एक था जो कर रहा था, चढ़ता और छलांग मारता, फिर लगा 3-4 हो गए, इकट्ठे 3-4 छलांगे मारना शुरू हो गए। तब उनको अंदाज़ा हुआ जो छलांग हम समझ रहे थे एक बार बार मार रहा है, एक नहीं, वो बारी बारी छलांग मार रहे थे। क्योंकि फिर उसी को देखते हुए डरते हुए अभी उठ के बैठे ही थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कौन है जो नज़र नहीं आ रहा, किस जगह पे चढ़ता है। बेड हिलता है, बिस्तर हिलता है, लेकिन नज़र नहीं आता कहाँ चढ़ा है। उसके बाद वो नीचे छलांग मार देता। लेकिन जब 3-4 छलांगे इकट्ठे मारेंगे, ठा 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 ठा, तो इसका मतलब है वो एक नहीं, तादाद में 3-4 थे। तभी वो जल्दी से उठे और अम्मी के कमरे में चले गए। वाक़यात का सिलसिला तो इस तरह था। बहनों के साथ भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके थे। चीज़ें रखी जाती, चीज़ें अपनी जगह पे ना मिलती, और जब दोबारा चीज़ों को ढूंढा जाता तो उसी जगह पे वापस मिलती। भानु कहती हैं मेरे साथ जो टैंकी का वाक़या हुआ था ये इब्तिदा थी। बहुत सारे जहाँ पे वाक़यात हुए वहीं पे बहनों की भी शादी हो गई, मैं भी अपने घर शादी करके चली गई। एक दफ़ा मैं भाई से मिलने के लिए आई। अब वो बहुत बड़ा घर वीरान हो चुका था। अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, अब्बू भी चले गए थे। अब भाई और भाभी इस घर में रहते थे। वो हम बहनों और भाइयों के जो बाकी कमरे थे वो बंद पड़े रहते। एक दफ़ा मैं भाई से इस तरह मिलने के लिए जब घर पहुंची तो मेरा जो रूम था उसमें मुझे कुछ सामान उठाना था। उसकी कबर्ड बनी हुई थी, उसके अंदर अब बहुत सारा सामान रख दिया गया था। भाई के साथ मैं बैठी रही, गपशप करती रही। मुझे सामान उठाना था तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा अपने कमरे से सामान ले आऊँ। ये रात का टाइम था, तकरीबन 7:30-8 हो रहे थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक यादों का सिलसिला था जो फ़ौरन दिमाग में आ गया। ये मेरा रूम था, मैं कैसे रहती थी। इंसान जब ब्याह के अपने घर से चला जाए ना, औरत जब चली जाती है तो अपने रूम में दाखिल हो और वो रूम खाली पड़ा हो तो यादें उसी लम्हे उस पर हमला कर देती हैं। और यादों के उन सिलसिले में कहती मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं रुक सी गई। ये मेरा रूम था, मेरी यादें थीं, मेरी चीज़ें अब भी यहाँ पे पड़ी थीं। तब्दीली हो गई थी, सामान और भी बहुत कुछ रख दिया गया था, लेकिन यहाँ मैं रहती थी। वो कहती है मैंने उसको खोला, लाइट जलाई, पूरा कमरा मेरे सामने था। कुछ लम्हे वो जो दिमाग में यादें आई उनको सोचा, और उसके बाद मैंने जो काम करना था, मैं कबर्ड की तरफ गई, अलमारी खोली, वो जो सामान निकालना था मैंने सामान निकाला, और सामान निकाल के चलती हुई मैं उस लाइट की तरफ आई कि इसको बुझाऊं और बाहर जाके दरवाज़ा बंद करूं। मैंने जैसे ही लाइट को बुझाया, मेरे हाथ ने, उंगलियों ने लाइट को टच किया। लाइट जैसे ही बुझी, वो कमरा जो खाली पड़ा था जिसके अंदर थोड़ी देर पहले खड़ी मैं यादें, बचपन की यादें सोच रही थी। इधर भी अभी पड़ी हुई थी बच्चों की, प्लास्टिक की एक बॉल होती है, ठप्पा बड़ा ज़ोर से खाती है, बिल्कुल हवा उसके अंदर भरी होती है। वो मारें तो लगती नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की छोटी सी होती है, रबड़ की बनी होती है। रबड़ की बनी हल्की सी एक प्लास्टिक की होती है, बिल्कुल छोटे बच्चों को दी जाती है ताकि उनको चोट ना लगे, सर में या कहीं पे टच भी हो जाए तो हवा की बनी होती है, लगती नहीं है। तो वो कहती है मैंने जैसे ही बटन को ऑफ किया तो वो पीछे से वो वाली हल्की वाली जो बॉल सी होती है मेरे कमर पे आके लगी, जैसे किसने पीछे से मारी हो। जैसे ही लगी, उसका इतना वजन तो नहीं था कि मुझे चोट लगती, लेकिन महसूस हुआ कुछ टच हुआ है। और जैसे ही मैं मुड़ी हूं ये देखने के लिए क्या हुआ है पीछे, अंधेरा हो गया था कमरे में, बाकायदा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बॉलें मारनी शुरू कर दी।
बहुत ज़्यादा बॉलें मारनी शुरू कर दी कि मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई और वो जो बॉलें मुझे मारी जा रही थी दरवाजे के बाहर भी आके गिरना शुरू हो गई। मैं एकदम घबरा सी गई क्योंकि एक नहीं कई बॉलें थी बैक वक्त जो मुझे मारी गई थी। उनकी चोट नहीं लग रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा जब बॉलें लग रही थी, 8-10 बॉलें आपको मारे तो एक तो नहीं मार सकता, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कोई मौजूद है अंदर जो आपको बॉल मार रहे हैं। तो मैंने भाई को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी। मेरा भाई भागता हुआ आ गया और मुझे कहता है, बानो क्या हुआ है? तो मैंने कहा ये नीचे देखो। उसने देखा, वो भी हैरान हो गया, बहुत ज़्यादा थी। मैं सोच रही थी 10-12 है, नीचे तो रश लगा हुआ था बॉलों का। कह रहा ये कहाँ से आई है? मैंने कहा अंदर कमरे से। कहते क्या मतलब? कहते मैं दाखिल हुई हूँ, मुझे पहली एक बॉल पड़ी है, मैंने जैसे बुझाया किसी ने पीछे से बॉल मारी है, मैं मुड़ने लगी हूँ तो उसके बाद बरसात ही कर दी है। मेरे भाई ने कहा हटो। अब वो इस घर में रहते हुए आदी हो चुका था, मर्द था, दिलेर था, बहादुर था। उसने मुझे हटाया, लाइट ऑन की तो अंदर कमरे में भी वही वाली बॉल पड़ी हुई थी और बाहर भी पड़ी हुई थी। मेरे भाई ने देखा तो कहा बड़े अरसे बाद कुछ इस तरह का हुआ है, छोटा मोटा तो चलता रहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे आने पे मुझे लगता है जो भी हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा इशारा दिया है। क्या है, खुशी का है, कैसा है मुझे नहीं पता। इनको पाँव से अंदर फेंक दो। और मैंने और मेरे भाव ने जितनी भी बॉल्स थी वो उठा के अंदर कमरे में फेंक दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। लाइट ऑफ करके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं पे कहती हैं बानो, जो नीचे कार पोर्च था, गिराज बना हुआ था, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ था, स्टोर कह लीजिए उसको। उसकी खिड़की वगैरह नहीं थी, वो हमेशा खुला रहता था। उसके अंदर एक चारपाई पड़ी होती थी और हमारे जो प्याज आते थे पूरे साल के लिए, वो प्याज ऑनियन उसके अंदर पड़े होते थे। ये हमारे घर भी मुझे याद, जब हम छोटे होते थे तो पूरे साल के प्याज आते थे जो पड़े रहते थे और इस्तेमाल होते रहते थे, अपनी ज़मीनों से आते थे। कहती हैं शादी से पहले की बात है कि मुझे कहा कि ऊपर से प्याज ले आओ। ये शाम का टाइम था, नहीं शादी के बाद की बात है वो। मतलब कहती है मैं रहने के लिए आई थी और प्याज ख़त्म हो गए थे। कह रहे तब भी प्याज ऊपर ही पड़े होते थे, ये सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा मैं ऊपर से लेके आती हूँ। तो मैं प्याज लेने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। उस कमरे की लाइट ऑफ थी। उसके अंदर एक चारपाई और उस चारपाई के ऊपर प्याज पड़े हुए थे। वो घर जो हमेशा आबाद रहता था, जहाँ पे हम सब बहन भाई के कह के बातें, चलना फिरना सब कुछ होता था, आज वो वीरान था। भाभी और भाई रहते थे, हम बहनें कभी कभी चक्कर लगा लेती थी। आज भी वो कहती हमारा घर वहीं पे मौजूद है। आज भी वो जो चेरी का दरख्त है लदा होता है, चेरी से भरपूर चेरी लगती है उसके ऊपर। आम, जामन, लीमू जो हमने दरख्त लगाए थे वो फल देते हैं। आम बहुत ज़्यादा लगते हैं, लीमू लगते हैं, जामन लगते हैं, चेरी तो सबसे ज़्यादा होती है। वो दरख्त हमारे उस बचपन के लगाए हुए आज भी उस घर में मौजूद हैं। तो कहती है जब भी उस घर में जाना होता था तो ये ख्यालात तो आते थे, ये घर था, अम्मी रहती थी, अब्बू होते थे। अब कोई भी नहीं है, कमरे बंद पड़े हुए हैं, ऊपर भी खामोशी है, नीचे भी खामोशी है। बस वो एक मास्टर बेडरूम जहाँ पे अम्मी अब्बू होते थे वहाँ पे भाई और भाभी रहते हैं, बाकी कमरे तो ऐसे ही पड़े हैं। मैं यही बातें सोचती, उस घर में फिरती तो बड़ा दुख भी होता। अपने चले गए थे, माँ बाप गुजर गए थे। इन बातों को सोचती हुई मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। ये रात का टाइम था, खामोशी थी हर तरफ। मैंने कहा था आज खाना मैं बनाऊंगी। लेट टाइम हो गया था, जल्दी बना लेना चाहिए था। बट मैं ऊपर जब पहुंची तो सामने ही वो गैराज के ऊपर बना हुआ जो कमरा था जो हमेशा खुला रहता था, उसकी खिड़कियां नहीं थी। मैं उस कमरे के सामने पहुंच गई। मैंने जाते ही उसका स्विच ऑन किया, लाइट जला दी। इस घर में रहते हुए जितने भी वाकयात हुए थे, उस मखलूक ने जो जो हमें अपना आप महसूस कराया था। इससे पहले मैं आई थी, मुझे बॉल्स पड़ी थी, लेकिन आज जब मैंने लाइट जलाई तो सामने चारपाई पर मेरी तरफ मुंह किए हुए एक इंसान बैठा हुआ था। एक क्लियर इंसान जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा कैसे था मुझे नहीं पता। उसने चेहरे पे एक सफ़ेद
कपड़ा डाला हुआ था, ऐसा कपड़ा जैसे लोग हज उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं और एक साफा सा मिलता है जिसको वो सर पे बांधते हैं, अरबियों के होता है, वैसा ही सफ़ेद सा उसने सर को ढांपा हुआ था। उसके हाथ बिल्कुल सफ़ेद ऐसे थे जैसे इंसान के हाथ ना हो, रोशनी के हाथ बने हों। उसके कपड़ों से, जो सफ़ेद कपड़े से, इतने ज़्यादा रोशन थे जैसे कपड़े ना हो, रोशनी निकल रही हो। पाँव उसके नंगे थे, उसके पाँव में कोई जूती नहीं थी। पाँव भी मैंने देखे, वो बिल्कुल सफ़ेद, इतने दूधिया सफ़ेद थे जैसे पाँव नहीं, रोशनी के बने हों। हाँ, मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा नहीं, उसने जो सर पे कपड़ा डाला हुआ था उसका चेहरा नहीं था, लगता जैसे खाली हो और उस पर सिर्फ कपड़ा डला हो। वो बिल्कुल सफ़ेद रूप धार के बैठा था, मुकम्मल इंसान का रूप नहीं था। जिन्नात जब इंसान का मुकम्मल रूप धारते हैं तो नज़र आ जाता है कि इंसानी वजूद के अंदर है, उन्होंने इंसानी रूप धारा हुआ है। उस लम्हे जो उनका रूप था उसमें उसके पाँव भी सफ़ेद थे, रोशनी निकल रही थी, इतनी तेज़ रोशनी जैसे कोई आप टॉर्च जला लें और टॉर्च के अंदर से रोशनी निकलती है और दूर दूर तक फैल जाती है, ऐसी रोशनियाँ निकल रही थी उसके पाँव से, उसके हाथ से, उसके जिस्म से। और जो चेहरा और सर वाला हिस्सा था वहाँ पे कपड़ा इस अंदाज में डाला गया था, ढांप दिया गया था चेहरे को। वो एक जिन था, कलेयर जिन, जो सर पे इस तरह कपड़ा डाले खामोशी से बैठा था और मेरी लाइट जलाने पे भी वो हिला नहीं, वैसे ही बैठा रह गया। मेरी जगह पे कोई भी बशर, कोई भी इंसान होता उसी लम्हे समझ जाता जो सामने है इंसान की तरह बन के बैठा है, इंसान नहीं है। इतनी तेज़ रोशनियाँ उसके जिस्म से निकल रही हैं कि जब अंधेरा था तो मुझे दूर से नज़र आना जाना चाहिए था, अंधेरे में वो नज़र नहीं आया, घुप अंधेरा ही रहा। अगर कोई इंसान खुद से लाइट पैदा करके बैठा हो तो अंधेरे में तो उसको चमकना चाहिए, दूर से वो रोशनी नजर आनी चाहिए, कुछ भी नहीं था। जैसे ही लाइट जलाई तो एक रोशनी थी, तेज रोशनी, उस रोशनी ने इंसान का रूप धारा हुआ था। पाँव, हाथ, कपड़े, ऐसे बैठा था जिस तरह मैं इस अंदाज में बैठा हूँ, कहते हैं इस अंदाज में ऐसे बैठा था, सर झुका के, सर पे ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ था, ऐसे सर झुका के बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा, उसके बाद मेरे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ खड़ी रह सकूँ। जितने भी इस घर में वाक़यात हुए थे सबसे ये बड़ा वाक़या था कि कोई सर झुका के इंसान का रूप धार के बैठा था। चाहता तो बिल्कुल इंसान की तरह भी बन के बैठ सकता था, लेकिन उसके अंदर से रोशनियाँ निकल रही थीं। मैं भागती हुई नीचे चली गई। मेरी भाभी ने कहा क्या हुआ? अब भाभी भी क्योंकि बहुत आदी हो चुकी थी, बहुत कुछ उनको पता लग चुका था, तो वो समझ गई। कहती हैं ऊपर कुछ देख लिया? मैंने कहा हाँ। तो कहती आओ मैं साथ चलती हूँ। वो इसलिए उन्होंने कहा कि जब हम दो शख्स ऊपर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। हम जब ऊपर आए तो लाइट अभी भी चल रही थी, लेकिन उस चारपाई पे कोई भी नहीं बैठा था। मुझसे पूछा क्या देखा? मैंने कहा यहाँ पे इस तरह बैठे हुए देखा। कहती ठीक है बस आओ उठाते हैं। हम गए और हमने कहा जो भी है हमें रास्ता दे दे यहाँ पे। हमने रास्ता मांगा और उसके बाद प्याज उठा के अच्छे खासे हमने प्याज उठा लिए ताकि ऊपर रात के टाइम ना आना पड़े, दिन को ही उठाया करेंगे नेक्स्ट टाइम। प्याज उठाया और वैसे भी अमूमन हम दिन को ही प्याज उठा लेते थे, रात को नहीं आना होता था। इस कमरे में तो वैसे भी आना नहीं होता था। और हमने प्याज उठाई और दोनों हम नीचे आ गए। उस घर में उन्होंने मुझे तो बहुत सारे वाक़यात बताए हैं। वो इतना लंबे थे कि मैं हो सकता है उसमें से बहुत सारे वाक़यात मिस कर गया हूँ। लेकिन वो कहती हैं आज भी वो घर हमारा मौजूद है, भाई भाभी वहीं पे रहते हैं, बच्चे। आज भी वहाँ पे वो मखलूक का उसी तरीके बसेरा है जो हमारे वालिदैन, मेरे वालिद ने कहा था बेटा अल्लाह की मखलूक होती है और हर जगह पे होती है। इसको सोचना ज़रूर, लेकिन दिमाग पे सवार मत करना, कोशिश करना इसको इग्नोर करना, इधर उधर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाना तो कुछ नहीं होगा। इनकी तरफ फोकस कर लोगे तो ये अपना आप और ज़्यादा महसूस कराएंगे। मुझे जिस तरह मैंने कहा ना, अब ढेर वाक़यात थे, लेकिन उन्हें भी तरतीब आगे पीछे की, लेकिन मैंने कोशिश की कि उन तमाम वाक़यात को याद कर सकूं। अगर उसके में से कोई वाक़या मेरी बहन बानो भूल गया है तो मैं उसके लिए माज़रत खाऊं। लेकिन एंड पे उन्होंने मुझे ये कहा मदर भाई वो आज भी हमारा घर मौजूद है, उस पर आज भी बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं। वहीं पे वो यूनिवर्सिटी है, उसके सामने वो रोड है और उस रोड के आगे वो घर है। फ़र्क सिर्फ ये है उस वक्त जब हमने घर बनाया था तो 2-3 घर मौजूद थे। हमारे घर एक साल में जब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद 8-10 घर और बने थे उस वक्त।
लेकिन अब इस वक्त आके वहाँ आबादी ही आबादी हो चुकी है, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं। अब वो खाली ज़मीन नहीं रही, अब वो आबाद हो चुकी है। लेकिन वो घर के अंदर जो चीज़ अपना आप महसूस कराती थी, पैसे देती थी, वो आज भी अपना बसेरा उसी तरह रखती है। उस मखलूक का उस घर में आज भी रहना सहना इसी तरह है कि कभी किसी को तंग नहीं किया, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, उनकी वजह से किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन आज भी वो अपना आप क्लियर महसूस कराती हैं। हम बहन भाइयों में से जो भी जाता है उसको बचपन की भी वो अपनी तमाम वाक़यात याद हैं, और अभी भी जब वो जाता है तो उसको वो मखलूक अपना आप महसूस कराती है। कुछ और भी वाक़यात हैं, उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जी ज़रूर, आप मेरे साथ उस घर के जितने और वाक़यात हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कहानी को डाउनलोड ना किया करें, पहली दफ़ा कहानी को सुन लिया करें, क्योंकि इस पर ऐड जो चलते हैं यही सोर्स ऑफ इनकम होता है, ये मेरी ज़ात के लिए नहीं होता। इस ऐड से जो भी रेवेन्यू आता है, इस ऐड से जो भी पैसे मिलते हैं, इससे मुख्तलिफ घराने हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ हिस्सा डाल सकूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, बस ये भी इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भी ऐसे नेक काम करते रहा करें। कुछ फैमिलीज़, बच्चे, घराने अपनी ज़िम्मेदारी ले लें, उनका राशन डलवा के दे सकें, उनकी मदद कर सकें, इस तरह करते रहा करें। मैं भी कर रहा हूँ, तो इससे भी जो इनकम आती है यूट्यूब से, ऑफ कैमरा स्टोरी से, जो एड्स वगैरह चलते हैं, तो वो फिर मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। तो इसलिए कोशिश किया करें, इनको ज़रूर डाउनलोड ना किया करें, यहीं पे सुन लिया करें। अगर बार बार सुननी है तो उसके बाद एक दफ़ा आप चला के सुन लें, उसके बाद बेशक आप फिर डाउनलोड कर लें, ताकि ये पैसा इससे जो आता है आता रहे और लोगों के काम आ सके। पैसे कमाने के तो बहुत से सोर्स होते हैं यूट्यूब पे भी, जिस तरह लोग होस्ट हंटिंग करके कमा रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ के पैसे को हराम समझता हूँ। जो वो दिखा रहे हैं बना बना के, वहम का शिकार कर रहे हैं, और जितने जिन उन्होंने दिखा दिए हैं, ऐसे पैसे से बेहतर है इंसान ना ही कमाए। हर बंदे का अपनी अपनी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो ये थी जी आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी कहानियाँ भी भेजते रहें, आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का इंशाल्लाह हिस्सा बनाऊंगा। तरीका वही है, हर दफ़ा लास्ट में क्यों बताता हूँ, नए लोग जो ज्वाइन करते हैं या जिनको आप कहानियाँ भेजेंगे, जिस तरह मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की, वो कहानी सुनने के बाद अपनी कहानी अगर सुनाना चाहते हैं तो आपसे पूछे ना कि कैसे भेजना है, ताकि एंड पे वो भी सुन लें। मेरा व्हाट्सअप का एक नंबर है, जिसका नंबर है पाकिस्तान का पहले कोड 009231355500। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 009231355500। उर्दू में बोलेंगे 00923136655500। इस नंबर पे आप मुझे अपनी कहानी भेजिए, लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लेकिन आखिर में जो आपने लफ्ज़ लिखना है वो सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, स्टोरी, STORY इंग्लिश वाला, या उर्दू में सीन टेवा टो रे छुटियरी स्टोरी लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं। स्टोरी लिख दें या फिर OCS लिख दें। तो होता यह है कि जब मैं मोबाइल इस तरह खोलता हूँ तो मैं जितने भी मैसेज होते हैं सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कहीं पे स्टोरी या OCS लिखा हो, ताकि जहां पे स्टोरी या OCS लिखा होता है तो उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूं कि स्टोरी नंबर, हॉरर स्टोरी नंबर फलां फलां, और जब आपकी स्टोरी का नंबर आएगा तो उसको मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, इसलिए आखिरी लफ्ज़ आपने सिर्फ स्टोरी लिखना है। और अगर आप रिमाइंडर देना चाहते हैं मुझे कि जी स्टोरी हमारी नहीं शामिल हुई, तो फिर से स्टोरी लिख दीजिए, कुछ और नहीं, तो इंशाल्लाह आपकी स्टोरी OCS का हिस्सा बन जाएगी। तो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।